ठीक। ओम परोपकारार्थम इदं जीवनम योगमयं कुरु एकदर्थम। सभी को 12वें योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। 12वें योग दिवस का थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। हम हिंदी में अनुवाद करें तो अनुवाद होगा कि निरोगी वृद्धावस्था के लिए, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए, स्वस्थ दीर्घायु के लिए योग। तो वृद्धावस्था के कुछ लक्षण हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे समाज में जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हमको सार्कोपेनिया हो जाता है, यानी हमारे मसल्स की मात्रा कम हो जाती है। हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी हमारी हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। हमको कान से कम सुनाई पड़ता है, आँखों से कम दिखाई देने लगता है। लीवर, किडनी और हार्ट की क्षमता में कमी आ जाती है। याददाश्त भी कम हो जाती है। तो ये अस्वस्थ एजिंग के लक्षण हैं। इन लक्षणों को दूर करने के लिए हमको उन हॉलमार्क्स को हटाना पड़ेगा जो कोशिका के स्तर पर कुछ गड़बड़ियों से पैदा होते हैं। उनमें कुछ ये हैं कि स्टेम सेल बनना बंद हो जाते हैं। सेल्स के बीच में जो संवाद है वो कम हो जाता है। हमारे टेलोमियर की लंबाई घट जाती है। हमारे डीएनए टूटने लगते हैं। हमारे जीन्स का ऑफ और ऑन स्विच गड़बड़ हो जाता है। हमारे पेट के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, डिसबायोसिस जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और ये चीज़ें किस कारण होती हैं? ये होती हैं रेडिएशन के कारण। हमको विभिन्न प्रकार के एक्सरे का रेडिएशन, जो हम कोई जांच कराने जाते हैं वो, ये जो मोबाइल है इसके टावर्स का रेडिएशन, 5G का रेडिएशन, हम जो नीली रोशनी देखते हैं अपने मोबाइल पर, टीवी पर, उसका रेडिएशन, और दुनिया में जो एटॉमिक संयंत्र चल रहे हैं उनसे निकलने वाला रेडिएशन, वो भी एक कारण है। दूसरा कारण है हमारी आराम तलबी की आदत। हम काम नहीं करते, हाथ पैर नहीं चलाते, काम नहीं करते, तो उस कारण से उन अंगों को नियंत्रित करने वाला हमारा ब्रेन का जो भाग है, जो एरिया है, वो भी सुस्त हो जाता है। हम प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, जिनमें गंध को, स्वाद को और रंग को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इन केमिकल्स को हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। वे केमिकल मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में हमारे खून के साथ बहते रहते हैं और विभिन्न स्थानों पर जाकर के रुकावट पैदा करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आज के इस जीवन में, जो भोग का जीवन है, जो साधनों का जीवन है, उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कारण ये जो हॉलमार्क्स ऑफ द एजिंग हैं ये बढ़ते हैं। तो इन हॉलमार्क्स को नियंत्रित करने के लिए कोशिका के स्तर पर जो गड़बड़ियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम योग का सहारा ले सकते हैं। 12वें योग दिवस के योग प्रोटोकॉल में जो अभ्यास हैं, उन अभ्यासों में ऐसी क्षमता है कि वो हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की पूर्ति कर सकते हैं। वे हमारे फेशिया को
प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दे सकते हैं, वे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा सकते हैं, वे हमारे सूक्ष्म जीवों की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे उपायों में हम अपने बुढ़ापे को या अपनी दीर्घायु को बीमारियों से बचा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम कैलेंडर के हिसाब से भले ही कितने साल के हो जाएं, किंतु हमने योग के माध्यम से वो क्षमता हासिल हो सकती है जो हमारी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकती है। तो इस बायोलॉजिकल एज को कम करने के लिए योग दिवस के प्रोटोकॉल में बहुत सारे अभ्यास जोड़े गए। तो हमने अभी पिछले सत्र में इन अभ्यासों को किया। इन अभ्यासों का जो लाभ है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने जो सूक्ष्म व्यायाम किए, जिसमें ग्रीवा के व्यायाम थे, जिसमें कंधे के व्यायाम थे, जिसमें कमर की चालन क्रिया थी और घुटने का संचालन था, इन व्यायामों से हमने इन स्थानों पर जो हमारे लाल मसल फाइबर हैं उनको मजबूती दी और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ाई। हमने इन व्यायामों के माध्यम से हमारे जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में संवाद बढ़ाया। हमने खड़े होकर के जो अभ्यास किए उससे हमने संतुलित रहने के लिए प्रोप्रियोसेप्टिव जो क्षमता है उसकी रक्षा की। इसमें हमने आर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे जोड़ों को अच्छी तरह से काम करने में सहायक होता है और वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारे कान के पास हमारे कान के पास में हमारे शरीर को संतुलित बनाने वाला सिस्टम है, उसको सहायता देने का काम किया। तो इसके माध्यम से हमने ताड़ासन किया, वृक्षासन किया, कटी चक्रासन किया, पाद हस्तासन किया, त्रिकोणासन किया। इन अभ्यासों से हमने अपनी मेरुदंड को भी एलाइन करने की कोशिश की, वक्ष को और फेफड़ों को मजबूती देने का प्रयास किया। हमने बैठकर के कुछ अभ्यास किए। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में हमने भद्रासन किया। भद्रासन में हमने उन मसल्स को मजबूती दी जो सबसे ज़्यादा एटीपी बनाते हैं, हमारे ग्लूट के मसल्स और हमारे जांघ के मसल्स। हमने वज्रासन किया। वज्रासन में हमने अपने शरीर को कठोरता प्रदान करने के लिए और हमारे पाचन संस्थान को मजबूती देने के लिए प्रयास किया। वज्रासन में ही हमने आगे किया शशांक आसन। उसमें हमने हमारे शरीर को पैरासिम्पैथेटिक मोड में ले जा करके जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग की, स्ट्रेस को खत्म किया और रिलैक्सेशन की ओर आगे बढ़े। रेस्ट और डाइजेस्ट टोन में गए। हमने वज्रासन में ही उष्ट्रासन किया। तो उष्ट्रासन में हमारे वक्ष के भीतर जो 4 लोब हैं उन लोब्स को अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि करने की कोशिश की। हमने वक्रासन किया। वक्रासन में हमने अपने पैंक्रियाज को जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, साथ में हमारे भोजन को पचाने वाले एंजाइम निकालता है, उसको हमने मजबूती दी, उसकी मालिश की। हमने उल्टे लेट करके मकरासन किया, भुजंगासन किया और शलभासन किया। इन अभ्यासों से हमने
हमारे उदर के संस्थान को, हमारे रक्त भ्रमण के संस्थान को, अपने न्यूरल संस्थान को मजबूती देने का काम किया। इससे हमको हमारे सेल तक अधिक से अधिक ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि हुई, हमारी एटीपी बढ़ाने में वृद्धि हुई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिसेबिलिटी है वो कम हुई। इसके बाद हमने पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले कुछ अभ्यास किए। इन अभ्यासों में हमने पादोत्तान करके अपने पाचन संस्थान को मजबूती दी, जठराग्नि को तेज किया। इसमें हमने जितने भी अभ्यास किए वे सारे के सारे अभ्यास हमारे पैरासिम्पैथेटिकल मोड को सुदृढ़ करने वाले अभ्यास रहे। इसके पश्चात हमने कुछ प्राणायाम किए। प्राणायाम के पहले हमने षटकर्म की एक क्रिया की, कपालभाति, वातक्रम कपालभाति। उस वातक्रम कपालभाति से हमारे सेलों के बीच में संवाद स्थापित होने में सहायता मिली। उस कपालभाति से जो मरे हुए सेल, मरने जा रहे थे जो सेल, उनकी जीने की इच्छा समाप्त हुई। हमारे सेल अपना काम करने के बाद, अपनी उम्र पूरी होने के बाद स्वतः अपना जीवन समाप्त करते हैं। अगर वे उसको मना कर देते हैं तो हमको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कपालभाति से हमने उसमें इजाफा किया और जो अनावश्यक सेल हैं उन सेल का हमने समापन कराया। इसके बाद हमने अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमने अपनी वेगस नर्व को उत्तेजित किया, हमने अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्थिर किया, हमारी मेमोरी, हमारी एकाग्रता में हमने वृद्धि की। इसके पश्चात हमने किया शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम से हमने अपनी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करने के उपाय किए। शीतली प्राणायाम से हमने अपने क्रोध को, अपने आवेग को शांत करने का, रजोगुण को शांत करने का प्रयास किया। हमने किया भ्रामरी प्राणायाम। इससे हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की वृद्धि हुई और शरीर नए सेल बनाने की दिशा में आगे बढ़ा, स्टेम सेल की संख्या बढ़ी। इस तरह से हमने प्राणायाम के पश्चात जो ध्यान का अभ्यास किया, उनमें सारे के सारे जो हॉलमार्क्स ऑफ दी एजिंग हैं उन पर हमने काम किया और अपने भीतर जो तनाव है उसको समाप्त किया। तो इस तरह से हमने अपने इस योगा प्रोटोकॉल में, योगा ना बोल करके हम इसको योग प्रोटोकॉल ही बोलें, क्योंकि योगा YOGA जो शब्द है वो अंग्रेजी के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन उसका हिंदी में जब हम उच्चारण करते हैं तो योग प्रोटोकॉल ही होता है। तो हम योग प्रोटोकॉल के माध्यम से आज के कार्यक्रमों को आज संपन्न कर रहे हैं और आशा करते हैं कि यह अभ्यास हमारा नियमित हो, प्रतिदिन इसमें कुछ सुधार हो और थोड़ा एडवांस हो और ज़्यादा समय दें और प्रतिदिन इसको अनवरत करें। तत् स्थितो यत्नो अभ्यासात् साधु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सिरितो दृढ़ भूमि। इसको दृढ़ भूमि करते जाएं